हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। वो है आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है ये भी। और इक्विलिब्रियम जो है वो होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मान लो ये एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब है या बॉक्स है, आप इस साइड से भी फोर्स लगा रहे हो और इस साइड से भी फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो इन दो फोर्स से, ये जब दोनों साइड से फोर्स लगेगी तो क्यूब और बॉक्स क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। तो मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है। बट कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक। स्टैटिक क्यों है, क्योंकि ये जो है रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अब हमने क्या किया, एक बकेट ली। ठीक है, और इसको यहाँ इस लेवल तक भर दिया। ठीक है, वाटर से, ये टैप से वाटर इस लेवल तक भर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से जो है उतना ही होल किया जितना टैप का होल है। ठीक है, जितना टैप का होल है उतना ही होल इस बकेट में कर दिया नीचे से। ठीक है, तो क्या रहेगा, जितना पानी यहाँ से एंटर हो रहा है बकेट में उतना ही पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब वाटर का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना पानी हम डाल रहे हैं उतना ही निकल रहा है, तो वाटर लेवल सेम रहेगा। तो उस लेवल को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, हम पानी भी डाल रहे हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। जितना पानी हम डाल रहे हैं उतना ही निकल भी जा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, दोनों प्रोसेसेस हो रही हैं। तो मतलब वो इक्विलिब्रियम कौन सा है, डायनामिक का है। देखने वाले को लगेगा कि प्रोसेस हो ही नहीं रही है ना, क्योंकि लेवल सेम रह रहा है बट प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो करेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितनी स्पीड से जो है फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इक्वल इक्वल स्पीड से चलती हैं दोनों रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से जो है इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है, ऐसी स्टेट आ रही है जहां पे जो है जितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है उतना अमाउंट डिकम्पोज भी हो जा रहा है ना। जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं उतनी दोनों साइड से लग रही है, और बॉक्स क्या रह रहा है, रेस्ट पे रह रहा है। जितना हम पानी डाल रहे हैं उतना ही निकल जा रहा है, बट लेवल क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, वैसे तो आपके केमिस्ट्री में जो है वो दो रिएक्शंस होती हैं, दो टाइप की, क्या, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब ये जो इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो किस किस रिएक्शन में अटेन होता है, तो उसके बारे में, अगर मान लो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब एक बात जो हो गई फिर बैकवर्ड नहीं आ सकती। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की इंक्रीज करती जाएगी, है ना, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो ये क्या करेगी, अब बैकवर्ड नहीं जा सकती, प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट नहीं बन सकते। तो मतलब इसमें जो है इक्विलिब्रियम नहीं होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एसिड और बेस जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। ठीक है, अब इनकी इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि ये सॉल्ट प्लस वाटर मिलके फिर से एसिड प्लस बेस बना दें। ठीक है, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। उसी तरह से HCl प्लस NaOH क्या देता है हमें, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब HCl की कैपेसिटी है H पॉजिटिव लूज करने की, है ना, और NaOH की है OH नेगेटिव लूज करने की। अब ये क्या करेंगे, इनको फिर से वापस तो लेंगे नहीं, तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल है। तो मतलब इनमें जो है सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकती, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनमें जो है इक्विलिब्रियम क्या होगा, अटेन नहीं हो सकता। फिर बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें जो है कुछ इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, रिएक्शन में इनसॉल्यूबल होते हैं, मतलब उनको सॉल्यूबल नहीं होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, और वो उसमें मिलके फिर से दोबारा से उस रिएक्शन को नहीं कर सकते। जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl मिलके AgCl के प्रेसिपिटेट्स, वाइट प्रेसिपिटेट्स प्लस NaNO3 बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये इनसॉल्यूबल है। ठीक है, ये इसको हम किसी से
डिसॉल्व नहीं कर सकते तो इन प्रेसिपिटेट्स को, तो ये मिलेंगे नहीं इसके साथ, और ना ये फिर से AgNO3 प्लस NaCl नहीं बना सकते। तो इनमें भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम क्या होगा, अटेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है। अब कंबस्टन रिएक्शंस होती हैं कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोल वगैरह होते हैं ना, कोल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर हीट दे देते हैं। अब हीट फिर से वापस थोड़ी जाएगी कि चली जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड नहीं होगी। तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर सकते। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन भी होनी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। ठीक है। जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, तभी इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। अगर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो है इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी रिएक्शंस की, रिवर्सिबल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे मान लो ये आपने एक रिएक्शन दी, A+B गिव राइज टू C+D। ठीक है। अब यहाँ पे दो एरोज लगे हैं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। ठीक है। रिवर्सिबल है। जितने इधर से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट फिर से मिलकर रिएक्टेंट्स बना देंगे। ठीक है। समझाती हूँ कैसे। मान लो स्टार्टिंग में जो है A की कंसेंट्रेशन है 2 मोल और B की भी 2 मोल है। ठीक है। और C और D की जो है स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है। फिर क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी, A+B मिलके क्या बना देंगे, C+D, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब कुछ टाइम बाद जो है C और प्लस D की कंसेंट्रेशन जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी तो कुछ बढ़ जाएगी, है ना, 0 से इंक्रीज कर जाएगी। और कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं कि 1 मोल होगी दोनों की C+D। तब क्या होगा कि जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी फॉरवर्ड रिएक्शन होने के साथ, तो ये जो दोनों मिलके कंसंट्रेशन दोनों मिलके फिर से A+B बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड से होगी उतनी ही स्पीड से क्या होगी, फिर बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी। मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स फिर से मिलके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी हैं, N2+3H2 गिव राइज टू अमोनिया। ठीक है। ये हैबर्स प्रोसेस में आता है। और मतलब जितना जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाएंगे उतना ही अमोनिया डिकम्पोज होके फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना देगा। ठीक है। उसी तरह से 2SO2+O2 मिलके 2SO3 बनाएगा, PCl5 गिव राइज टू PCl3+Cl2, फिर से ये जुड़ के PCl5 बना देंगे। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जितने रेट से जो है फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतने रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो ये N2+3H2 सेम रिएक्शन ले रहे हैं, गिव राइज टू 2NH3। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 होगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ NH3। जितना ये बन रहा है NH3 उतना ही ये डीकम्पोज होके N2+3H2 बना रहा है। बट कंसंट्रेशन ऑफ NH3 क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना जो है NH3 बनेगा उतना ही NH3 डिकम्पोज हो जाएगा। बट आप अगर देखोगे जाके थोड़ी देर बाद आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो कुछ अमोनिया का प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है। फिर क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि NH3 की कंसंट्रेशन जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है। पहले तो 0 थी, है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट की, बट कुछ टाइम पे बाद जो है NH3 की कंसंट्रेशन जो होगी वो सेम हो जाएगी। फिर आप चाहे जब वो कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे आ जाएगी ना, जब फिर आप चाहे थोड़ी देर बाद और आके देखो तो वो भी NH3 की कंसंट्रेशन उतनी ही रहेगी। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NH3 क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जितना बन रहा है उतना ही डिकम्पोज हो जा रहा है। ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम। ठीक है। उसमें क्या कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट। ये बात याद रखना।
अब कुछ ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं हम कि कैसे इक्विलिब्रियम जो है क्या बता रहा है ग्राफ के मदद से, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ ले लेते हैं। मान लो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, पहले स्टार्टिंग में क्या थी, बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होती गई और थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई। फिर बैकवर्ड रिएक्शन पहले कम थी, फिर ज़्यादा 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 और ज़्यादा होती गई, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो पॉइंट आया ना जहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एक बराबर हो गई, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे बोल रहे हैं हम इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस क्या हो रही हैं, एक बराबर हो जा रही है, किसके वर्सेस में, रेट ऑफ रिएक्शन के। अगर मान लो हमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाए, है ना, ये तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन बात की। तो जैसे हम हैबर्स प्रोसेस में NH3 का करते हैं ना, अमोनिया फॉर्मेशन, तो वही ले लेते हैं। मान लो N2 की कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा थी, फिर थोड़े टाइम बाद वो थोड़ी कम होती गई और एक टाइम पे वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। फिर उसी तरह से H2 की पहले थोड़ी ज़्यादा थी, फिर रिएक्शन हुई और थोड़ी देर बाद वो भी कांस्टेंट हो गई। और जो NH3 है, जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है ना, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या हुआ, NH3 की कंसंट्रेशन पहले कम थी, 0 थी, फिर वो थोड़ी थोड़ी बढ़ना स्टार्ट हुई, फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो भी कांस्टेंट हो गई। तो concentration of reactants and concentration of products will become constant। किस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये लिखा भी है मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो जितनी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की होगी वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और प्रोडक्ट्स की भी क्या होगी कांस्टेंट। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपस में मिले तभी इक्विलिब्रियम आएगा। हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में मिलेगा, बट कंसंट्रेशन में वो जो है कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद ना वो बढ़ेगी ना घटेगी, सिर्फ ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम। जब भी आपके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे देते हैं, और या तो इस तरह का डायग्राम बना दिया होगा या इस तरह का भी बना देते हैं कई बार, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्टेंट्स है। यहाँ पे भी देखो आप, कुछ समय बाद जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट, कुछ समय बाद प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इसमें ऐसा ग्राफ भी दे सकते हैं कि, है ना, ये प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे भी देखो कुछ टाइम बाद जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, प्रोडक्ट्स की भी। तो ये भी इक्विलिब्रियम के लिए, ये भी इक्विलिब्रियम के लिए है, ये भी इक्विलिब्रियम के लिए है ना। बट रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में जब दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी तभी जो है इक्विलिब्रियम आएगा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ में। ये किसका है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो हमने अभी बोला कि डायनामिक नेचर का है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है। जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसी को हम डायनामिक बोल रहे हैं, मतलब रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन चल रही है, जितना जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। बट देखने वाले को क्या लग रहा है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बट रिएक्शन चल रही है, इसी को हम बोलते हैं डायनामिक नेचर, ठीक है। मतलब रिएक्शन तो हो रही है बट हमें दिखाई ऐसा दे रहा है कि नहीं हो रही है, बट रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, हम किसी भी साइड से जो है इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने NH3 वाली अमोनिया वाली प्रोसेस की है ना, रिएक्शन की, हमने क्या लिखा, N2 + 3H2 गिव राइज टू NH3। अब आप चाहे इधर से स्टार्ट कर दो, NH3 से स्टार्ट कर दो, NH3 डाल दो और रिएक्शन स्टार्ट कर दो, तो
फिर से क्या हो जाएंगे, N2+3H2 जो है फॉर्म हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएगा NH3, उसी तरह से वो फिर से जो है NH3 बनाना लग जाएगा। तो मतलब आप किसी भी साइड से रिएक्शन स्टार्ट करो, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, अगर मेन कंडीशन क्या है कि दोनों एरो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो लगे होने चाहिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उसी पॉइंट पे आएगा जिस पॉइंट पे जो है दूसरी रिएक्शन में स्टार्ट हुआ था, उसमें जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है, चाहे आप जिस मर्जी साइड से जो है रिएक्शन स्टार्ट करो, ठीक है। फिर है इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब कैसे समझ लेते हैं हम। ये एग्जांपल है, मान लो N2+3H2 गिव राइज टू NH3। मान लो इक्विलिब्रियम जो अटेन हो रहा है ना, वो कब हो रहा है, जब N2+3H2 की कंसंट्रेशन है 1 मोल और 0.5 मोल, और इसकी है 2 मोल, ठीक है। इस पोजीशन पे, इन कंसंट्रेशन पे जो है इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। अब आपने क्या किया, N2 के 10 मोल्स ले लिए, H2 के जो है 5 मोल्स ले लिए, है ना। तो तब भी इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इन दोनों की जो रेशो है कंसंट्रेशन की वो 1:0.5 ना हो जाए, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। आप चाहे जितने मर्जी कंसंट्रेशंस ले लो इनकी, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जो जिस पोजीशन पे जो है आता है, ठीक है, जब ये रेशो सेम होगी, ठीक है। 1:5 रेशियो सेम आ जाएगी ना, प्रपोर्शंस में आ जाएंगे, मतलब 1:5 प्रपोर्शंस आ जाएंगे उनके मोल्स के, तो इक्विलिब्रियम अटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो सेम रहेगा, बट कंडीशन क्या है कि वो जो जिस टेम्परेचर पे जो है पहली कंसंट्रेशन वाली रिएक्शन की, उसी टेम्परेचर पे दूसरी कंसंट्रेशन, तो उसी को बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। मतलब हमें जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं वो दिखाई देना स्टार्ट होती हैं, तो उनसे हम पता चला सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। जैसे कि कलर, इक्विलिब्रियम आया तो मान लो उसने रेड कलर दे दिया, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वो रेड कलर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उस कलर में कुछ भी कांस्टेंट कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर मान लो प्रेशर है, वो भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी टाइम पे देख सकते हैं, है ना, मेजर कर सकते हैं, उनको जो है अगर वो कांस्टेंट हो जाती हैं तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम अगर देखें, ठीक है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है कि जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ क्लोज्ड वेसल में ही अटेन किया जा सकता है, ओपन वेसल में नहीं हो सकता। कैसे, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं। A+B गिव राइज टू C+D, और जो D है वो गैसियस फॉर्म है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, D बन जाता है, हमने ओपन वेसल लिया है, तो ये एस्केप कर जाएगी गैस, है ना। अगर ये एस्केप कर जाएगी तो ये फिर से बैकवर्ड रिएक्शन तो होगी नहीं, फिर क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो बचा ही नहीं प्रोडक्ट का। जब यही पोर्शन नहीं बचेगा तो ये दोनों मिलके कैसे बनाएंगे रिएक्टेंट फिर से, अगर ओपन वेसल होगा तो मतलब ये गैस क्या हो जाएगी, एस्केप कर जाएगी। तो इसीलिए जो है हम क्या लेते हैं, क्लोज्ड वेसल लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो है क्लोज वेसल में ही अटेन हो सकता है, ठीक है, किसमें, केमिकल रिएक्शंस में, या केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो किस में हो सकता है अटेन, सिर्फ क्लोज्ड वेसल में ही अटेन हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट का काम क्या होता है वैसे, स्पीड बढ़ाना रिएक्शन की, है ना। तो कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो वो जितनी फास्ट स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, उतनी ही फास्ट स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। मतलब बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को जो है रेट क्या कर देगा, एनहांस कर देगा, और इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ा देगा उन दोनों की, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड भी की भी, तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, है ना। मान लो आपने ये एक पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक विलेज है, यहाँ पे भी एक विलेज है,
तो उन दोनों को जो है दूसरे गांव जाने के लिए इस पहाड़ी को क्रॉस करके जाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से दोनों, ठीक है। वो इधर से इस पहाड़ी को क्रॉस करके जाएंगे, वो इधर से इस पहाड़ी को क्रॉस करके जाएंगे। अब हमने क्या किया, उनको एक पहाड़ी के नीचे से होल बना के दे दिया या सुरंग निकाल दी, ठीक है, हमने टनल निकाल दी। अब क्या होगा, क्या सिर्फ इसी विलेज को फायदा होगा इस टनल का, या इस विलेज को भी होगा? इस विलेज को भी होगा ना। तो वो क्या करेंगे, अब दोनों इसी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब उनको जो है जितना टाइम इसको लगना था इस रिएक्शन को यहाँ पे जब पहुंचने में इक्विलिब्रियम होना था, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पहुंचने के लिए जितना टाइम लगना था वो कम हो गया। अब वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं ना, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्पीड से होगी, बैकवर्ड भी स्पीड से होगी। तो जो टाइम, जितना टाइम हमें इक्विलिब्रियम अटेन करने में यहाँ पे लगना था उससे कम जो है हमें यहाँ पे लग रहा है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, हमें जल्दी मिल गया है ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कर लेता है, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को जल्दी जो है स्पीड अप कर देगा। तो कैटलिस्ट का काम ही यही होता है, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवा देता है रिएक्शन को, ठीक है। आप पढ़ोगे अभी दूसरी नेक्स्ट क्लास में +2 में कि जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होता है रिएक्शन का, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, ठीक है। तो जो जब कैटलिस्ट डालते हैं ना तो वो ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, रिएक्शन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, इसको नहीं। मतलब वो अल्टरनेटिव पाथ दे देता है कैटलिस्ट, ठीक है, कौन सा, कैटलिस्ट अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, उसी बहुत जितनी स्पीड से फॉरवर्ड होगी उतनी स्पीड से बैकवर्ड होगी, तो इक्विलिब्रियम क्या मिल जाएगा, हमें जल्दी मिल जाएगा। तो ये तो था केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आपके सिलेबस में ऐसे जनरल इंट्रोडक्शन है कि फिजिकल, वैसे तो इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात करनी है हमने, बट फिजिकल का भी आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस में जो है कैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। मान लो अब आपको पता है फिजिकल चेंजेस में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में ही होगा इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है। आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन हो सकता है, एग्जांपल लेके, ठीक है। हमने क्या किया, थर्मस फ्लास्क ली और उसमें क्या लिया, वाटर प्लस आइस ले ली, ठीक है, आइस क्यूब्स ले लिए, ठीक है, और कंडीशन लगाई 0 डिग्री सेल्सियस और 760 mm प्रेशर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है, किसका, मेल्टिंग पॉइंट आइस का और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। इसी टेम्परेचर पे जो है फ्रीजिंग भी होती है और मेल्टिंग भी होती है, ठीक है, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग हो जाती है। तो हमने क्या किया, थर्मस फ्लास्क में लिया इसको, क्यों, ताकि जो है जो हमने टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है वो डिक्रीज ना करे। तो हमने जब कुछ समय बाद आके देखा तो जितने हम रख के गए थे इसको, आइस क्यूब्स को और वाटर को, वो उसी कंडीशंस में हमें मिला, उसी सिचुएशन में उतना ही वाटर का लेवल रहा, उतने ही आइस क्यूब्स रहे। मतलब हमें क्या मिला, जितने जो है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस है उतना ही रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर है। तो हमें क्या है, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। जितनी स्पीड से जो है आइस मेल्ट हो रही है उतनी स्पीड से जो है वाटर क्या हो रहा है, फिर से फ्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो ये किस में आ गया, फिजिकल चेंजेस। अब बात कर लेते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की, ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट पे जो है एक बीकर में, जिसको वैक्यूम के साथ हमने जोड़ा हुआ है, मोनोमीटर के साथ, ये मोनोमीटर है, ठीक है, मोनोमीटर के साथ जोड़ा है और इसमें मरकरी का लेवल दिया हुआ है, ठीक है, वाटर। फिर हमने क्या किया, ये जो है कुछ समय बाद रूम टेम्परेचर में जो है, जब रूम टेम्परेचर पे हमने इसको रखा तो कुछ समय बाद जो है मरकरी का लेवल जो है वो इस साइड तक पहुंच गया, ठीक है, यहाँ से राइट लिम में जो है वो यहाँ तक इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर था वो उस वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। जब ये यहाँ पे राइज किया फिर से हमने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया, बट
हमने जब आके देखा तो इस लेवल में जो है कोई चेंज नहीं आया, वो इतना ही रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी स्पीड से जो है वेपर बन रहे हैं उतनी स्पीड से वेपर फिर से क्या बन जा रहे हैं, वाटर में कंडेंस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हमें मिल चुका है। तो ये जो लेवल है मरकरी का, ये हमें बता रहा है कि इक्विलिब्रियम क्या है, अटेन हो चुका है लिक्विड और गैस में, ठीक है। उसी तरह से सॉलिड गैस का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। सॉलिड गैस का कैसे होगा, सॉलिड्स जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स होगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैसियस, विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, है ना। तो ये इनके एग्जांपल्स जो है सब्लिमेशन के लिए, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, ऐसी जो ये कंपाउंड्स हैं इनके जो है सब्लिमेशन आते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेसेस होती हैं। तो यहाँ पे जो है जितनी स्पीड से वेपर बन रहे हैं उतनी स्पीड से फिर से क्या बन जा रहा है, सॉलिड बन जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड गैस के केस में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब जितनी स्पीड से वेपर बनेंगे सॉलिड से उतनी स्पीड से वेपर से फिर से क्या बन जाएंगे, सॉलिड फॉर्म हो जाएंगे। और ये भी क्लोज्ड वेसल में होगा, ठीक है। लिक्विड गैस भी क्लोज वेसल में होगा, क्यों, क्योंकि हम गैसेस वेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेपर्स जो है अगर वो बाहर निकल गए तो हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू।